हमारे देश में प्रतिवर्ष तकरीबन 95 लाख से अधिक मौतें होती है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से तकरीबन 35,000 से अधिक शव ऐसे होते हैं जिनकी शिनाख्त पुलिस भी नहीं कर पाती है। ऐसी लाशों को लावारिस कहा जाता है। हालांकि ऐसी लावारिस लाशों के लिए शमशान और कब्रिस्तान में तो विशेष रियायत दी जाती है, मगर अफसोस कि इन लाशों को कंधा देने वाला कोई नहीं होता और आमतौर पर पुलिस प्रशासन को भी इन लाशों को कब्रिस्तान या शमशान तक पहुंचाने के लिए ड्रग एडिक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए थोड़े से पैसों के लिए इस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखा जाए तो देश के कई मुर्दाघरों में लाशों की तादाद क्षमता से अधिक है और जब कोई इन लावारिस लाशों पर दावा करता है तो पुलिस उन्हें तुरंत ही इन लाशों को सौंप देती है, या यूं कहे कि पुलिस कई बार कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई जो कि नॉर्मल वे में तो करना जरूरी होता है, मगर इन लावारिस लाशों के केस में पुलिस उस जरूरी कागजी कार्रवाई को भी नजरअंदाज कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त प्रवीण और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली डोज ऑफ क्राइम स्टोरी पर। आज की हमारी कहानी वो ऐसी ही लावारिस लाश के इर्द गिर्द मंडरा रही है, जिसका की पता पुलिस को शुरुआत में नहीं चल पाता, लेकिन इस केस में कुछ ऐसा होता है कि कुछ वक्त के बाद में पुलिस उस लावारिस लाश की गुत्थी को सुलझा ही लेती है। तो चलते हैं हम आज की कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है जुलाई 2016 में, जब हम देखते हैं कि बाड़मेर में 3 युवक जो कि तीनों दोस्त होते हैं एक साथ रात भर शराब पी रहे होते हैं और शराब पीकर सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 के आसपास वो लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। उनमें से एक युवक जो कहता है कि मैं बस से अपने घर जाऊंगा, तो वो रास्ते में रुक जाता है और बाकी 2 युवक अपने घर को उसी वक्त चले जाते हैं। वो युवक बस का वेट करता है और थोड़ी देर में बस आ भी जाती है और उसे उसके गंतव्य स्थान पर छोड़ देती है। बस जब उस युवक को उसके गंतव्य स्थान पर छोड़ती है तो वह युवक उतरने में सफल तो हो जाता है, मगर अब इसे बस ड्राइवर की लापरवाही कहे या उस युवक की मदोशी कि वो युवक उसी बस से अपना बैलेंस खो देता है और उतरकर सीधे झाड़ियों में जा गिरता है। उस वक्त उस जगह से कुछ स्कूली बच्चे जा रहे होते हैं और वो बच्चे उस युवक को झाड़ियों में गिरते हुए देख लेते हैं। तो उसकी मदद करने के लिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, परंतु वो होते तो उम्र और कद काठी में छोटे हैं, इसलिए वे बच्चे उस युवक को उस झाड़ी से निकाल पाने में असमर्थ होते हैं और वे सड़क से जा रहे एक राहगीर की मदद से उस युवक को अस्पताल पहुंचाते हैं। इस पर वो डॉक्टर उन बच्चों से क्वेश्चनिंग करता है कि तुम्हें व्यक्ति कहाँ मिला और तुम इसे अस्पताल तक कैसे लाए। तो वो बच्चे उस आदमी की मदद से डॉक्टर को बता देते हैं कि जो उनके साथ इस दरमियान हुआ था। तो डॉक्टर सेटिस्फाइड होने पर उन बच्चों से उनके स्कूल जाने के लिए कहता है और उस युवक का इलाज करना प्रारंभ कर देता है। अब डॉक्टर उन बच्चों से सवाल जवाब करके उन्हें स्कूल जाने के लिए कह देता है और डॉक्टर उस व्यक्ति का इलाज करना शुरू कर देते हैं, परंतु अफसोस कि वो डॉक्टर उस व्यक्ति को बचा नहीं पाते और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस जब अपनी तहकीकात करती है और डॉक्टर से उस व्यक्ति के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर बताता है कि इस व्यक्ति के पास पहचान का कोई दस्तावेज नहीं मिला, यहाँ तक कि हमें उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं मिला। अब यहाँ पर पुलिस अपने लेवल पर उस व्यक्ति की पहचान जुटाने में लग जाती है, परंतु 3 से 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी पुलिस उस युवक की पहचान उजागर करने में सक्षम नहीं हो पाती और थक हार कर पुलिस उस व्यक्ति की तस्वीर को आसपास के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर प्रसारित करवा देती है। परंतु 4-5 दिन और बीत जाने पर भी उस व्यक्ति की पहचान करने वाला कोई व्यक्ति अभी तक आया नहीं होता है और पुलिस उस बॉडी का अंतिम संस्कार करने ही वाली होती है कि तभी 3 लोग, जिनमें से एक व्यक्ति होता है अनिल सिंह, अपने 2 भाई बहन जो कि उसके कजिन्स थे, उनके साथ पुलिस के पास पहुंचता है और वो खुद को उस व्यक्ति का चचेरा भाई बताता है और बताता है कि इंस्पेक्टर साहब, ये व्यक्ति जो मरा है इसका नाम गोपाल सिंह है और ये मेरे चाचा का लड़का है। ये व्यक्ति जोधपुर का रहने वाला है, परंतु किसी कारणवश काम के सिलसिले में बाड़मेर आया था और पता नहीं कब इसे यहाँ पर आने के बाद शराब की लत लग गई और इसी लत के चलते हो सकता है एक्सीडेंट होकर ये व्यक्ति मर गया हो। परंतु अभी तक हम लोग भी श्योर नहीं है कि ये व्यक्ति जो मरा है हमारा भाई है कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया नहीं है और पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद ही तहकीकात कर लें कि जो
फोटो अखबार में प्रसारित हुई थी, ये हमारे भाई गोपाल सिंह की है या किसी और की। इस पर पुलिस उन लोगों को उस व्यक्ति के शव को देखने की अनुमति दे देती है, और जब वे तीनों व्यक्ति उस शव को देखते हैं तो वे तीनों कंफर्म कर देते हैं कि ये मृतक हमारा भाई गोपाल सिंह की है। तो इस वक्त पुलिस अपनी छोटी मोटी कागजी कार्रवाई करके उन लोगों को वो शव सौंप देती है, और पुलिस सोचती है कि चलो इस केस से हमारा पीछा छूटा, या यूं कहे कि ये केस अभी बंद हुआ। कुछ दिनों के बाद अनिल सिंह दोबारा पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस से मदद मांगता है कि आप मुझे गोपाल सिंह की मौत का पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में सहायता करें, जिससे कि मैं उसका डेथ सर्टिफिकेट इजीली बनवा पाऊं। और पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है उसकी मदद करने की, ताकि वो अपने भाई का डेथ सर्टिफिकेट बना ले। यहाँ से अनिल सिंह जाता है और अपने आगे की कार्रवाई करना चालू कर देता है। इस केस को 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। तभी इसी शहर के दूसरे थाने में पुलिस को एक मोबाइल नंबर एक्टिवेट होने की सूचना मिलती है। यह मोबाइल नंबर दीपक शर्मा का था, जो पास के ही शहर उदयपुर का रहने वाला था। पुलिस को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तकरीबन 5 से 6 महीने पहले ही उसके परिजनों ने लिखाई थी, और वो व्यक्ति पुलिस को तब से लेकर के अभी तक मिला नहीं था। परंतु एक घर में उसका जब मोबाइल एक्टिवेट हुआ दूसरी सिम के साथ में, तो पुलिस को अपनी आईटी सेल के थ्रू इसके बारे में पता चला, और पुलिस ने जाकर के तहकीकात शुरू करी। पुलिस जब उस घर में पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि ये मोबाइल उसी बच्चे ने यूज किया है जिस बच्चे ने आज से 5-6 महीने पहले गोपाल सिंह की, जो बंदा एक्सीडेंट में मर गया था, उसको अस्पताल पहुंचाने में उसकी मदद की थी। उस बच्चे के पास जब पुलिस आती है तो पुलिस उसके घर वालों से पूछती है कि आपके पास ये फोन कहाँ से आया। तो उसके घर वाले इस बात को लेकर अनजान थे। इस पर वह बच्चा बताता है पूरी कहानी कि सर, ये बात आज से तकरीबन 5-6 महीने पुरानी है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था तो एक व्यक्ति बस की टक्कर से झाड़ियों में गिर गया था, और जब हम लोग उसे अस्पताल छोड़ने के लिए जा रहे थे तो जिस व्यक्ति की गाड़ी में हम लोग जा रहे थे उसकी गाड़ी में ही मुझे फोन मिला। और हो सकता है कि ये मोबाइल उसी व्यक्ति का हो जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि हो सकता है कि ये मोबाइल उस व्यक्ति की जेब से गिर गया और जो हम लोगों ने उसे उस गाड़ी के अंदर डाला था। यहाँ पर पुलिस ये बात जान करके अस्पताल पहुंच जाती है कि उस व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए डॉक्टर से। तो डॉक्टर्स पुलिस को बताते हैं कि उस वक्त जब वो व्यक्ति हमारे पास घायल अवस्था में लाया गया था तो हमें उसके पास उसकी पहचान के या आइडेंटिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं थे। तो हम लोगों ने उस व्यक्ति की लाश को पास के थाने में पुलिस को सौंप दिया था। तो पुलिस अपनी कार्रवाई को पूरी करने के लिए रिलेवेंट पुलिस स्टेशन में जाती है, जहां पर पुलिस बताती है कि ये व्यक्ति जो मरा है तो गोपाल सिंह है। इस पर दूसरे थाने की पुलिस उन्हें बताती है कि जो मरा है इसका नाम गोपाल सिंह नहीं बल्कि दीपक शर्मा है, यह उदयपुर का रहने वाला है, और हमारे पास इसकी मिसिंग कंप्लेन तकरीबन 6 महीने पहले दर्ज की थी इसके परिजनों ने। इस पर पुलिस अपना सरपा कर लेती है और सोचती है कि उनसे गड़बड़ कहाँ हो गई है, और पुलिस दूसरे थाने की पुलिस से पूछती है कि हम लोगों ने इसका इश्तेहार अखबार में भी दिया था, बट क्या आप लोगों की नजर तक इसके ऊपर नहीं गई थी। तो पुलिस यहाँ पर अपनी गलती मानती है और उससे पूछती है कि अगर इस शव को, जो कि अज्ञात था आपकी नजरों में, इसे किसी दूसरे लोगों ने क्लीन किया है तो उसका कारण क्या होगा। यहाँ पर पुलिस सोचती है, यहाँ पर पुलिस के पास इस चीज का कुछ जवाब नहीं होता, और हम देखते हैं कि एक अज्ञात शव को क्लेम करने का कारण भी अज्ञात ही रहा। यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई को शुरू करती है और अनिल सिंह और उसके कजिन्स का नंबर जो पुलिस रिकॉर्ड में था, पुलिस इन पर कॉल करती है, बट अफसोस कि इन तीनों का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो पुलिस उन तीनों के घरों पर रुक करने का प्लान बनाती है और पुलिस सबसे पहले अनिल सिंह के घर पर जाती है। अनिल सिंह के घर पर जाने पर पता पड़ता है कि ये घर वाकई में किसी अनिल सिंह के नाम पर नहीं है। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि 3 लोगों ने किसी अज्ञात व्यक्ति का शव अपना भाई का कहकर और उसका पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के उन्हें क्या हासिल हो जाएगा। तो पुलिस अपनी तफ्तीश में जुड़ी रहती है और पता करने की कोशिश करती है। आसपास के पड़ोसियों से पूछने पर पता चलता है कि ये घर किसी अनिल सिंह का नहीं बल्कि गोपाल सिंह का ही है। तो पुलिस के यहाँ पर कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस उस लॉक लगे हुए घर का ताला तोड़ती है और अंदर छानबीन में जुट जाती है। तो पुलिस को उस घर में गोपाल सिंह की शादी का एल्बम मिलता है। जब पुलिस उस फोटोज को लेकर के आसपास के लोगों से बोलती है कि यही व्यक्ति है जिसने अपने आप को अनिल सिंह का होने का दावा किया था,
तो आसपास के लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति अनिल सिंह नहीं बल्कि गोपाल सिंह है। यहाँ पर पुलिस को कुछ कुछ तो गेम समझ में आने लगता है कि इन लोगों ने क्यों इस व्यक्ति की डेड बॉडी को गोपाल सिंह की होना क्लेम किया, जबकि गोपाल सिंह तो वास्तव में जिंदा ही है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस के पास एक बेहतरीन लीड थी। साथ ही साथ इस वारदात को अंजाम देने का मोटो भी पुलिस के पास आ चुका था कि क्यों गोपाल सिंह ने अपने आप को अनिल सिंह बता करके अपना ही झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया। दरअसल गोपाल सिंह ने आज से कुछ महीने पहले अपना इंश्योरेंस करवा रखा था और उस इंश्योरेंस की राशि को प्राप्त करने के लिए गोपाल सिंह ने यह सारा षड्यंत्र रचा। तो पुलिस ने शहर में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी वहां पर संपर्क करके उस इंश्योरेंस कंपनी का पता लगा लिया जहां पर गोपाल सिंह ने अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ था। और साथ ही साथ पुलिस ने उस कंपनी को उस गोपाल सिंह का इंश्योरेंस का अमाउंट रिलीज करने से मना भी कर दिया और पुलिस उस गोपाल सिंह की तलाश में जुट गई। जब पुलिस ढूंढते ढूंढते गोपाल सिंह के 2 कजिन्स जिनका के नाम शिवानी और राकेश था उनके पास पहुंचती है, तो वे व्यक्ति इस सारी वारदात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें हमारे भाई गोपाल सिंह ने ही इस षड्यंत्र में फंसाया था। दरअसल शुरुआत में उसने हमें नहीं बताया था कि उसका असल में मोटो क्या है। उसने बस हमें अपनी हाँ में हाँ कहने के लिए ही अपने साथ में पुलिस थाने ले आया था और बाद में हम लोग इस केस में फंस गए। पुलिस उन दोनों को तो अंदर कर ही देती है, साथ ही साथ गोपाल सिंह की तलाश में जुट जाती है जो कि अभी भी पुलिस के शिकंजे से काफी दूर था। पुलिस जब गोपाल सिंह के दोनों भाई बहन से गोपाल सिंह की पत्नी के बारे में पूछती है तो वे बताते हैं कि गोपाल सिंह की पत्नी कविता अजमेर से बिलोंग करती है और आपको उसके बारे में पता करना है तो आपको अजमेर ही जाना पड़ेगा। पुलिस यहाँ पर आकर के गोपाल सिंह की पत्नी कविता के घर के बाहर मुस्तैदी देती है और वेट करती है कि कभी ना कभी तो गोपाल सिंह उसके घर पर आएगा ही आएगा। तकरीबन 1.5 महीने के प्रयास के बाद में पुलिस को सूचना मिलती है कि गोपाल सिंह अपनी पत्नी कविता से मिलने उसके घर पर चोरी छिपे आया है। वहीं पर पुलिस गोपाल सिंह को पकड़ लेती है और उससे कन्फेस करती है कि तुमने ये सब क्यों किया। जहां पर गोपाल सिंह वही स्टोरी बताता है जो पुलिस ने पहले ही समझ ली थी कि गोपाल सिंह ने ये सब कुछ बीमा के पैसे को हड़पने के लिए ही किया है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति कितना ही शातिर क्यों ना हो, दरअसल वो जाने अनजाने कुछ न कुछ क्लू छोड़ ही जाता है। और कहा भी जाता है कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। असल में लंबा उम्बा कुछ नहीं होता है, जो होना होता है यही पे होना होता है। तो दोस्तों, सावधान रहे, सतर्क रहे। और क्या बोलूं, सतर्क इसी चीज के लिए रहे कि आप लोग इस टाइप के कांड में कभी पड़ मत जाना, वरना हो सकता है एक दिन मुझे आप ही की कहानी सुनानी पड़े। गुड नाइट।